नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ अदम्य जीवन, जो कि रांगी राघव द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, जिसमें बंगाल की विभीषिका का वर्णन किया गया है। अकाल ग्रस्त बंगाल का एक गांव सिद्धिरगंज, उसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। और लेखक अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ सिद्धिरगंज गांव पहुंचता है। वहां का दृश्य देखता है। दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक है कि जिधर देखो उधर कब्रें ही कब्रें दिखाई देती है। लेकिन उन कब्रों के बीच भी जीवन की हलचल लेखक देखता है कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से इतनी बड़ी विनाश लीला को सह रहे हैं, और सहकर भी जीवन की लालसा उनके अंदर दिखाई दे रही है। साम्राज्यवादी ताकतों ने बंगाल को, देश को बार बार कुचलने की कोशिश की गई। आक्रमणकारियों ने, उपनिवेशवादी ताकतों ने, साम्राज्यवादी ताकतों ने देश को कुचलने की कोशिश की, बंगाल को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह कुचला नहीं, बल्कि और भी जीवित होकर के आगे बढ़ा है। ये उसकी जीवनी शक्ति का परिचायक है। लेखक इस अदम्य जीवन रिपोर्टाज में उसी बंगाल के एक छोटे से गांव सिद्धिरगंज का वर्णन कर रहा है, जो अकालग्रस्त है, महामारी और बीमारियों से ग्रस्त है, जहां पर जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें, कब्रें ही कब्रें दिखाई देती है। और लेखक अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ जब सिद्धिरगंज गांव में जाता है तो वहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो उन्हें वहाँ की दशा का वर्णन सुनाता है। यही प्रसंग पूर्व की चर्चा में चल रहा था, और हम इसी प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। इस पाठ पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। तो देखिए, और वह सहसा मुस्कुरा उठा। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विक्षुब्ध कर दिया था। उसने कहा, इस गांव में करीब करीब हर घर में मौत हो चुकी है। हजारों व्यक्ति मर चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते, और शायद सब नहीं मरेंगे, मगर कौन जाने आगे क्या हो। लेखक रांगी राघव अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ बंगाल के उस गांव जिसका नाम सिद्धिरगंज है, वहां जाता है और उस बुजुर्ग आदमी से बातचीत करता है। भट्टाचार्य बुजुर्ग आदमी से गांव की दशा का वर्णन करने के लिए निवेदन करता है, और वह बड़ी बेबाकी से, बड़ी ही सहज भाव से उस गांव की दुर्दशा का वर्णन करता है, लोगों के दुख का, लोगों की व्यथा का, और उस व्यथा के बीच में जीवन के हौसले का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रसंग चल रहा था। बुजुर्ग आदमी लेखक को बता रहा है, और कहता हुआ सहसा मुस्कुरा उठता है, हंस उठता है। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विक्षुब्ध कर दिया था। उसने कहा, इस गांव में करीब करीब हर घर में मौत हो चुकी है। हजारों व्यक्ति मर चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते, और शायद सब नहीं मरेंगे, मगर कौन जाने आगे क्या हो। कि जीवन की अनिश्चयात्मक स्थिति में भी वह बुजुर्ग एक प्रकार से जीवन का हौसला लिए हुए है। इस समय कुछ और लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए। रहमत, जो अपने ताने को एक दफ़ा ठोक कर उठ आया था, ताना मतलब वो वहाँ पर सूत काट रहे थे, चरखा चला रहे थे, आकर वहीं बैठ गया था। चर्चा चल पड़ी। रहमत कहने लगा, हाँ काका, लोग मर गए हैं। तुम्हारे घर में कितने आदमी थे? अब वो आपस में बात करने लगे। 25 आदमी थे साहब, जिनमें 20 मर गए हैं, केवल 5 ही बचे हैं। अब 5 बाकी हैं। और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआं उगलना शुरू कर दिया। बोला, ये मिल जाती है पीने के लिए भैया, बस यही जीवन की ताकत है।
उसने तंबाकू की ओर इशारा किया और मुस्कुरा उठा। पहले वृद्ध की वह क्षुब्ध आकृति अब कुछ दीन सी हो गई थी, मानो पहले जो व्यक्तिगत दुख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार कर उठा था, अब सामूहिक रूप से केवल साधारण सा होकर चक्कर काटने लगा था। कहने का तात्पर्य वो वृद्ध पहले तो अपने व्यक्तिगत जीवन की व्यथा का वर्णन कर रहा था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का दुख अगर चारों तरफ दिखाई देता है तो व्यक्ति एक प्रकार से अपने दुख को हल्का महसूस कर पाता है या होता हुआ महसूस करता है। यही उस वृद्ध के साथ होता है। कुछ देर बाद रहमत ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर गंभीर भाव से कहा कि आने दो, जो कुछ आएगा उसे झेलेंगे। लेखक उस बुजुर्ग व्यक्ति की रहमत की हिम्मत को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है कि इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी ये जीवन से हार मानने वाले नहीं हैं कि जो भी आएगा उसे हम देखेंगे। आने दो, अकाल फिर कितनी विभीषिका के साथ आता है। पगडंडी पर मरियल भूखमरे कुत्ते भूख उठे, मानो रहमत की बात को समझकर उन्होंने उसका जो उसमें हाँ भरी हो, उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा, उन दिनों 30-40 आदमी रोज़ मरते थे। अकाल तो खत्म हो गया, मगर बीमारियों ने जो पकड़ा तो अभी तक गला नहीं छूटा। डॉक्टर ने पूछा, क्या क्या बीमारियां हैं यहाँ? रहमत उस गांव का वर्णन कर रहा है जहाँ पर 30-40 आदमी रोज़ मरा करते थे। डॉक्टर उनसे पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। रहमत बिना सोचे ही रटी हुई सी बात बतला गया, मलेरिया, बसंत अर्थात चेचक और चर्म रोग। ये रोग है अकाल के की महामारी के, और इन्हीं से लोग मरते हैं। मैंने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखा, लोगों के गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थी, आँखों में सूजी सी ललाई छा रही थी। किसी किसी के गले में सूजन थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, करीब करीब सभी या तो मलेरिया के शिकार रह चुके हैं या अब भी मलेरिया ग्रस्त हैं। गांव के लोगों की बीमार दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि इनको कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। एक चंचल लड़का कहने लगा, आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम? मुझे मालूम है। यहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था। 300-350 आदमी तो एक गांव को छोड़ गए, इस गांव को छोड़ गए हैं। चंचल लड़का क्या कहता है? आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम? यहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था। यानी कि जो देश धन धान्य से परिपूर्ण हो, वहाँ के लोगों को चावल तक खाने के लिए नसीब नहीं हो। ये एक प्रकार से व्यवस्था की विसंगति है। साम्राज्यवादी ताकतों के शोषण की स्थिति पर व्यंग्य किया गया है। 350 आदमी तो इस गांव को छोड़कर चले गए हैं कि गांव में उनका गुजारा नहीं होता था। भूख मरे नहीं तो अगर गांव छोड़कर नहीं जाते तो वो भूखों मरते, इसलिए वो गांव छोड़ करके चले जाते हैं। और उसकी झंकारती हंसी एक बार ये ठिठुरती सी फैल गई। उसकी बगल में एक लड़की खड़ी थी और कोई 9-10 बरस की। ये बीच में ही बोल उठी, भूल गया न कि अभी भी कई भूखमरे हैं जो यहाँ लंगर खाने में खा रहे हैं। भूख के मारे यही उनका मात्र एक सहारा है। सहसा रहमत ने कहा, अब्दुर रहमान आओ, इधर बैठो। अब्दुर रहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा, इसके घर में 16 आदमी थे, जिनमें से ये अकेला बचा है। 15 आदमी अकाल मौत मर चुके हैं। अब्दुर रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देख कर कहा, क्या बताऊं बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुख देता रहता हूँ। रहमत हंस पड़ा। वह बोला, क्या बात कहते हो अब्दुर रहमान, तुम तो एक
आए हो, तुम तो एक आए हो, मगर और जो 19 की जगह बाकी है, अर्थात वो 19 भी अगर मेरे पास आ जाते तो भी मुझे कोई दुख नहीं था। और सब हंस पड़े। इतने में सामने से घूंघट काढ़े एक स्त्री निकली। हठात पूछ बैठा, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ता था? रहमत के मुंह पर एक काली छाया फैल उठी, क्योंकि ये काला सच था, मजबूरी का काला सच था। उसने पल भर कुछ नहीं कहा, फिर गंभीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, बाबू, बात तो बुरी है मगर सच है। कुछ थी ऐसी, मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थी वे मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था, पर मैं सोचता हूँ मर जाना क्या सहज है? कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है? खैर जाने दीजिए, इस बात को जाने ही दीजिए। यह बात जब मुंह पर रहेगी तो हमें शर्म से झुक जाना पड़ेगा। हम ऐसी बातों को स्मरण भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, अब्दुल रहमान हर बार कह उठता था, क्या करेंगे हम, क्या बताएं मैं। उसके स्वर में अथाह निराशा और विवशता गूंज उठती थी। चावल का भाव अब भी 18 या 19 रुपये मन है। कहाँ से खरीदें हम? गांव में अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं, और चावल खरीदने वाले भी सभी तो चावल नहीं खाते। कई तो शकरकंद के सहारे ही जी रहे हैं। वहाँ के लोगों में कि जो भूखमरी है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वस्तुओं के दाम काला बाजारी के कारण, जमाखोरी के कारण बढ़ जाता है, और जो साधारण सा खाद्यान्न है वह भी लोग खरीद नहीं पाते थे, बल्कि लोग छोटी छोटी चीज़ों से, शकरकंद जैसी चीज़ों से अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लोग कुपोषण के शिकार हुए, और कुपोषण के शिकार होने के कारण जो कि महामारी ने पैर पसारे और हजारों की संख्या में लोग मर गए। ये एक प्रकार से लेखक का और गांव वालों का व्यवस्था पर ताना है कि किस प्रकार से अकाल में सरकार अपने हाथ धो रही है, लोग अपने हाथ धो रहे हैं, व्यापारी वर्ग अपना हित साध रहे हैं, और जनता की किसी को कोई परवाह नहीं है। खाने पीने का भी बंदोबस्त जनता के पास, गांव के लोगों के पास नहीं है। इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ, रहमत कहने लगा, कोई कैसे खरीदे? अकाल खत्म हुआ ही कब था, जो दूसरा शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया। आपको मालूम ना हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में बांधकर गाड़ने का कायदा है या कि रिवाज है, मगर कायदा क्या करे जब जिंदों के लिए भी कपड़ा नहीं है तो मरों की क्या कीमत है बाबू। कहते हैं कि जो जीवित लोग हैं उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो वह लाशों के लिए कफन का इंतज़ाम कहाँ से करे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी मजबूरी हमारे सामने है, और ये मजबूरी एक प्रकार से व्यवस्था के द्वारा दी गई मजबूरी है, व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न की गई मजबूरी है। उसका ये प्रश्न उसका अपना नहीं था, बल्कि सबकी यही हालत थी। उसने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही उंगली उठाई थी उधर, जिधर मनुष्य को नंगा रहकर मनुष्य ने अपने मुनाफे के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था। देखिए क्या कहता है लेखक कि जिधर अंगुली किधर उठाई थी, जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफे के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था, जहाँ वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसों के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे हैं। साम्राज्यवाद ने
पूंजीवाद ने, अंग्रेजी ताकत ने, जो कि बंगाल को इतना निचोड़ दिया कि स्थिति क्या है, कपड़ा बनाने वाला आदमी कपड़े पहन नहीं सकता। कितना बड़ा लेखक की दृष्टि में भी कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था, लेकिन सच था कि लोगों ने मुनाफे के लिए कपड़ों की कालाबाजारी कर रखी थी, हर वस्तु की कालाबाजारी कर रखी थी, जमाखोरी कर रखी थी। आम आदमी के लिए व्यवस्था की तरफ से वे उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे थे। लोग फायदे के लिए वस्तुओं के दाम बढ़ा रहे थे और इसी कारण बंगाल का जो अकाल था वह महामारी में तब्दील हो गया और गांव के गांव उजड़ गए। कई संख्या में लोग उसमें मारे गए और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हम लोग काफ़ी देर तक बैठ चुके थे। एक लड़का कह उठा, चलिए बाबू गांव देखिए। हम लोग उठे। वहाँ एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रमाण दिए, कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया, कुछ लोगों ने हमसे प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया और हम लोग चल दिए। और आगे के दृश्य का वर्णन करता हुआ जो कि लेखक आगे बढ़ता है। कई कई कब्रें टूट गई थी। सामने के 2 घर बिल्कुल टूट गए थे, उनके केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों की छाया में अनेक कब्रें सोई पड़ी थी। लड़के ने कहा, यह है आदू मियाँ का घर, यह है आदू मियाँ का घर। मर गया बेचारा। उसके घर में 19 आदमी थे, अब कोई नहीं बचा है, सारे के सारे मर चुके हैं। वायु सनसनाती हुई बह गई। लेखक और जो सुनने वाला है, भट्टाचार्य है, लेखक है, वो एक तरह से इस बच्चे के मुंह से वहाँ जो मृत्यु का वर्णन सुना उससे वो कांप से गए। आदू मियाँ यहाँ बैठकर हंसता था। आज उसका कोई पता नहीं। लड़के को घर का एक एक प्राणी याद था। अभी कल ही की तो बात थी, मगर निर्विकार खड़ा था। मानवीय भावनाएं कितनी कठोर हो गई थी। सहसा आगे चलकर वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, बाबू ये मेरे बाप की कब्र है। बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था। सचमुच वह मेरे लिए मर गया। लड़का कुछ ठिठुर गया था। मैंने देखा। डॉक्टर चौंक उठा। वह मुझसे बोला, ये मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। भट्टाचार्य जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने लड़के से वही प्रश्न दोहरा दिया। लड़का क्षण भर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं बाबू, कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्र को बचाता हुआ उनका चक्कर देकर चले। इतनी ताकत कहाँ है? इतनी ताकत है कि कितनों में। अर्थात जहाँ गांव में चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हों, वहाँ पर कब्र पैरों के तले नहीं आएगी तो क्या होगा। हम लोग आगे बढ़े। लेखक कहता है, हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्य जी एक आदमी से कुछ बातें करने लगा। वो आदमी कह उठा, गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। अब लेखक यहाँ पर उस व्यवस्था में व्याप्त जो कालाबाजारी है, जो भ्रष्टाचार है और जिसके कारण ये अकाल कई गुना बढ़ गया था, अकाल की जो मार है वो कई गुना बढ़ गई थी, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि क्यों ये बढ़ गई थी। कि गांव कमेटी के यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। चोर, कोई हमारी परवाह नहीं करता। रिश्तेदारों को कार्ड देते थे, अपनों को देते थे, हमारा क्या पूछे। अर्थात वह अपने कोई सरकार, कोई जो कि
कोई चीज़ें आती थी सरकार की तरफ से, कोई छोटे मोटे फ़ायदे के कोई सामग्री वितरण करने के लिए आती थी, तो वह जो फ़ायदा पहुंचाते थे अपने रिश्तेदारों को। दूसरा आदमी चलते चलते रुक कर कह उठा, हमें एका नहीं, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करे। फिर ये भी प्रश्न आता है कि वहाँ घूमता हुआ चलता हुआ एक आदमी कह उठा कि हमारे अंदर एकता नहीं है, वरना ऐसी क्या उसकी क्या मजाल, क्या हिम्मत कि वे मनमानी करें। तब तो बंगाल अभी जीवित है। कहने का तात्पर्य, लेखक उस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिरोध का स्वर देखता है कि हमारे अंदर एकता नहीं है, अर्थात अगर हमारे अंदर एकता हो तो हम हर चीज़ का, हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और यहाँ खास करके यहाँ की जो व्यवस्था है उसका भी हम सामना कर सकते हैं। यहाँ के चोरों का सामना कर सकते हैं, कालाबाजारी करने वालों का सामना कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वालों का सामना कर सकते हैं, और जो अकाल को महामारी में तब्दील करने वाले लोग हैं उनका सामना कर सकते हैं। लेखक जब इस बात को सुनता है उस आदमी से, तो निश्चित रूप से उन्हें विश्वास होता है कि वास्तव में अभी बंगाल जिंदा है। बंगाल के लोगों में अभी अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की क्षमता है। इसलिए लेखक को विश्वास होता है कि बंगाल अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है। आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता था और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर पर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाज चोरों का अंत दूर नहीं है। अर्थात लोगों में अगर अत्याचारियों से लड़ने का दम है, अत्याचारियों से लड़ने का हौसला है, तो फिर जो कि उनका अत्याचार जो कि दूर होना कोई असंभव सी बात नहीं है। इसलिए इसको पुनः आप देखिए तो तब तो बंगाल अभी जीवित है। आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर पर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आंधी तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है, जनता में हौसला है, जनता में हिम्मत है, जनता में साहस है, तो इन्हें भूखों मारने वाले नर पिशाच नाज चोरों का अंत दूर नहीं है। एकाएक लड़का एक झोंपड़े के पास जाकर रुक जाता है। हमने देखा भीतर कुछ जुलाहे साड़ियाँ बुन रहे थे। लड़के ने कहा, ढाके की साड़ियाँ प्रसिद्ध है ना बाबू, अब यहाँ 2-4 घर रह गए हैं और कुछ दिन बाद शायद ये भी न बचे। वह कहते कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने ही एक औरत बैठी थी, वो विधवा थी। उसके घर के 10 आदमी मर चुके थे और सामने केवल 3 अनगढ़ कब्रें थीं। अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गई थी और न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थी। भट्टाचार्य जी ने उंगली से दिखाते हुए कहा, वो सामने एक भद्र लोग का घर था, उसे भी टिन बेच देनी पड़ी थी। क्योंकि सहसा वे रुक गए। बात पलटकर उन्होंने कहा, वे जो टिन दिखाई दे रही हैं उखड़ी उखड़ी, इसकी वजह यह नहीं कि उसके मालिक उसे बेचना नहीं चाहते, मगर इसलिए कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं रही थी कि उठाकर उन्हें बाजार तक भी ले जाते। और यही कारण है कि आधी उखड़ी हुई पड़ी है। अर्थात आदमी इतना भूख से बेहाल और कमज़ोर हो गया था, रोगग्रस्त हो गया था कि उन्हें जो कि घर में अगर कोई कुछ चीज़ बेचने की हो तो उसको जो कि बेचने के लिए जाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इतने क्रशकाय लोग हो गए थे। मैंने देखा घर के चबूतरे के बीचों बीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था जो अपने घर का वक्ष स्थल फाड़कर सो रहा था।
फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूजी हुई दिखाई दे रही थी। कवि ने, लेखक ने बहुत ही हृदय विदारक चित्रण किया है। धूप तेज हो चली थी, हम हाट में पहुंच गए थे। मछलियों को की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्य जी ने बताया उसे उस समय तीव्र ज्वर था, बुखार था, जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था। हाट के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी में वह जा रहा था। आगे का वर्णन हम अब अगली चर्चा में करेंगे और यह पाठ की अंतिम चर्चा होगी पठन की, और इसके बाद जो दूसरी चर्चा होगी वो प्रश्नोत्तर से संबंधित होगी। धन्यवाद।